देखिए, इसके दो बिंदु हैं। आप यदि समझते हैं कि टफ डिसीजन लेने से ये लोग पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, तो आपकी धारणा गलत है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। 2014 के बाद जो एनजीओज को यहाँ आना पैसा शुरू हुआ, 58,000 करोड़ का पैसा आया है। किस लिए आया भाई? कोई विदेशी ताकत आपको पैसा क्यों देगा जब तक उसका कोई मकसद साध्य नहीं होता है? तो मकसद क्या साध्य होता है? मोदी जी को हटाओ। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, कितने देश में पेट में दर्द है, कितने लोगों को दर्द है, तो हटाओ इनको। इसीलिए डॉक्यूमेंट मिलता है कि मोदी जी को मारने का प्लान बनता है। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस हुए थे बीजेपी का, तो पटना गांधी मैदान में जो एड्रेस था उनका, मैं स्टेज पे बैठा था। मैं तो पूरा ब्लास्ट देखा हूं, और मेरा घर बगल में ही है। रात को मैं टहलते टहलते साइड पे चला गया, वहां वो लोग पुलिस वाले सब अपना स्निफर डॉग लेके ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा, भाई क्या कर रहे हो? बोला, सर जहां मोदी जी बैठे थे वहां से मुश्किल से 15 गज पे 2 बम और निकला है, यदि वो बम ब्लास्ट होता तो सवाल ये है कि यहाँ लोग मनमानी कर रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं, और इनकी जो सोच है गजवाए हिंद की, इस्लामिक स्टेट की, ये देश के लिए खतरनाक है। यदि धर्म प्रधान हो जाता है, राष्ट्र प्रधान नहीं होता है, तो कष्ट है। अरे भाई, हिंदुस्तान आज हमारा अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, उसका भोग करो ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तुम लिए क्या करता है? पाकिस्तान तो अपना देश तो संभलता नहीं है, अपना देश तो फकीर हो गया है, और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। इतना अच्छा लगता है तो चले जाओ पाकिस्तान। भाई इतना अच्छा लग रहा है ना, पाकिस्तान जिंदा बोलते हो ना, जिंदाबाद, तो चले जाओ। हिंदुस्तान में रहते हो तो अब्दुल कलाम की तरह बनो, अब्दुल कलाम जी की तरह बनो। क्या राष्ट्रभक्त थे भाई, न्यूक्लियर सीक्रेट पचा गए। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री को अब्दुल कलाम जी ने बोला कि सर आई होप चीजें गोपनीय रहेंगी, तो वाजपेयी जी तो सेंसर में बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा आप भी अनमैरिड, मैं भी अनमैरिड, तो लीक आउट नहीं हो सकता है। तो ये जो कहानी है ना, ये चक्कर है। और देखो, सीए जो था ना, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, जो शाहीन बाग में हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्रयोग था। क्या प्रयोग था? उसका मकसद क्या था? कि मोदी सीए तो जब हिंदुस्तान के मुसलमान अफेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो तुमको पेट में दर्द क्यों है? ये प्रयोग था कि मोदी जी कोई फैसला आगे मत लो, नहीं तो हम इससे भी बड़ा कांड करेंगे। ये मोदी जी को संदेश दिया जा रहा था कि आप कुछ मत करो, नहीं तो हम कांड करेंगे। फिर ये डराने वाली राजनीति है, ये तो नहीं चलेगा इस देश में। एनआरसी है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब लाने की जरूरत है। देखिए, जब तक लोग कैसे व्यवहार करेंगे, जब कानून होगा तभी तो। जब कानून ही नहीं है तो फिर क्या डर? तो कानून लाना पड़ेगा, ये सब कानून पास करना पड़ेगा। और तब एक मेरी अपनी ये सोच है कि कोई भी यदि राष्ट्रद्रोह करता है, इसका मतलब हुआ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह का मेरे अनुसार एक ही सोल्यूशन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 30 दिन में फैसला सुनाइए, पर्सन नॉन ग्राटा उसको अनाउंस कीजिए, और देश के बाहर उठा के फेंक दीजिए, उठा के फेंक दीजिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। आप बल्कि बताइए, मैं सिंपल चीज बताना चाहता हूं, आपके घर में एक सांप आ जाता है, तो क्या आप चैन से सोएंगे कि ढूंढ के उसको भगाएंगे अपने गेट के बाहर? तो भाई ये भी तो अंदरूनी सांप है, घर का बेधिया लंका डाह। ये देश को खतरा, देश का दो समस्या है, एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट तो आर्मी संभाल लेगी, आर्म फोर्सेस संभाल लेगी। इंटरनल थ्रेट, घर के अंदर रह के जो डसते हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। बॉर्डर पे तो हम जानते हैं वो पाकिस्तान का बंकर है, वहां से फायर आया तो हम ठोक देंगे, लेकिन घर के अंदर जो है, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है कि वो पीएफआई का सदस्य है, तो क्राउड में मिंगल करके बॉम्ब छोड़ देगा, 50 लोग मर गए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मुसलमान भाइयों की ये सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र तुम्हारा है, राष्ट्र धर्म से बड़ा होता है, तुम इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। और जैसे न्यूटन ने कहा था, एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
आप यदि राजद्रोह करोगे तो सरकार तो अपना एक्शन में आएगी। आपने सीए करके कितना तबाह किया था, 10 महीने के मेरा ख्याल है तबाही किया था। किस लिए? अरे जब आप अफेक्टेड नहीं हो तो किस लिए? क्यों? मोदी जी को डराना है। लेकिन इनका कैलकुलेशन गलत है, मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। अब जो टीम है मोदी जी या शाह जी का, अजय शंकर जी का, अजीत डोवल जी का, ये टीम इतना सॉलिड है, लोग डरने वाले नहीं हैं। और इनको संभलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इतना लेट हो जाए कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लें और इनका अस्तित्व खत्म हो जाए। सर अंतिम प्रश्न ये पूछते हैं कि जब इस तरह के एक्शन होते हैं लगातार, तो उसमें एक धर्म विशेष को निकाल लिया जाता है, बोला जाता है कि इसको टारगेट किया जा रहा है और मोदी और ये सब मिलकर डिटेक्टरशिप चला रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये बहुत चालाकी से, धूर्तता से ये लोग गेम खेलता है। ये लोग इतना धूर्त है, जहां ये लोग घिरता नजर आता है तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे मुसलमानों को काहे टारगेट किया रहा है? तुमको वक्फ बोर्ड मिला है, टेम्पल का इनकम सरकार के पास जाता है, तुम्हारा इनकम सरकार के पास आता है। और टेम्पल का ये तुम्हारे मौलवियों को पैसा दिया जाता, तनख्वाह दिया जाता, क्यों दिया जाता है? फॉर व्हाट? जिस मदरसा में तुम बच्चों को जिहादी बनाते हो उसके लिए सरकार तुमको पैसा देती है। वारे देश, वारे देश। तो ये इनको समझने की जरूरत है कि मनमानी नहीं कर सकते, और ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र में दंगा होगा तो आर्थिक विकास नहीं हो, आर्थिक विकास नहीं होगा तो इनका परिवार कैसे खुश रहेगा? भाई चीज़ें ठीक रहेगी तभी तो आप खुश रहोगे। तो ये तो मेरा ख्याल है, ये तो वो जो एक सेंट था ना, जो एक पेड़ पे बैठा था और उसी का डाल काट रहा था, वही कर रहे हैं ये। और इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। यदि ये बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा। मैं ये कर रहा हूँ। और यदि पीएफआई और ऐसे ऐसे संगठन समझते हैं कि आर्म्स ट्रेनिंग दे के यहाँ गृहयुद्ध करके ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप सफल नहीं होगे। बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा, क्योंकि आपसे मैं हर बार सॉल्यूशन जानता हूं, तो इस बार भी मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर सीए लागू किया गया या एनआरसी की बात छेड़ी गई और उसके बाद फिर इसी तरह के आंदोलन हुए, तो क्या एक्शन सरकार को लेना चाहिए? इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। चाणक्य जा रहे थे, चाणक्य तो मैंने उनके ऐसा मैंने कूटनीतिक विश्व में नहीं देखा है। चाणक्य जा रहे थे तो बबूल का एक कांटा उनके पैर में चुभा। तो चाणक्य तो छोड़ने वाले थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस बबूल के पेड़ को मैं खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने डाली नहीं काटा, पत्ता नहीं तोड़ा, उन्होंने उसके जड़ में मध डाल दिया। अब चींटी आए, चींटी मध के चक्कर में खाते गए, जड़ पूरा सुखा दिया, पेड़ ऑटोमेटिकली गिर गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये देश शांत रहेगा। जब तक टेरर फंडिंग नहीं रोकी जाएगी, जब तक इंटेलिजेंस के माध्यम से ये कौन है टीम, उसमें लीडर कौन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन लीडर हैं। पटना में, बिहार शरीफ में, मतलब राज्य सरकार के नाक के नीचे पीएफआई फ्लरिश कर रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है और डॉक्यूमेंट बना रहा है 8 पेज का कि कैसे कैसे टारगेट करना है देश को, और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या? इंटेलिजेंस एजेंसीज मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? और ब्रीफ कर रहे हैं तो चुप क्यों बैठे हो? जब इशरत जहान को बिहार की बेटी कहा जाता है तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इशरत जहान बिहार की बेटी हो गई, जो आतंकी है, जो मोदी जी को मारने के लिए हायर किया गया था, सुपारी दिया गया था। तो ये जो है, आपको पूरी टीम को, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उसको खात्मा करना पड़ेगा, उसको देश के बाहर फेंकना पड़ेगा या कानूनी तरीके से सजाए मौत देनी पड़ेगी। क्योंकि आप वो जो एचएम का बंदा था, हिजमुल मुजाहिदी का था, कैसे बार्गेन हुआ? क्योंकि वो जेल में था, तब लोगों ने बार्गेन किया। छोड़ो, यदि वो जिंदा नहीं होता जेल में, बार्गेनिंग नहीं होती। हम लोग इनकम टैक्स का पेयर इनको बिरयानी खिलाने में क्यों खर्चा करें? 30 दिन में न्याय करो, खत्म करो कहानी। दूसरी बात, तीसरी बात कि इनको लीडरलेस करना है, इनके सब बैंक अकाउंट फ्रीज करने हैं, टेरर फंडिंग इनको रोकना है। और हवाला, कैश आता है हवाला के माध्यम से, हवाला
हम भी मतलब इंटेलिजेंस का सरकार नहीं जानती है कौन कौन हवाला ऑपरेटर हैं। चुपके से उनसे इंफॉर्मेशन लो, कितना माल किसके पास आया, पकड़ो फिर। भाई आज जब 15 स्टेट में रेड हुआ 1 से 5 बजे सुबह तक, पकड़े गए ना लोग 106, बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज हो रहा है ना। तो इस तरह से इनकी शक्ति क्या है, किसी भी आतंकी का शक्ति क्या है, टीम वर्क, पैसा, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट विदेश से, यही है ना। इसको ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो, फिर कैसे लड़ेंगे ये, कैसे लड़ेंगे। उसके बाद ये जो लोग तुष्टीकरण के राजनीति में, अभी देखो, अभी पीएफआई के रेट में देखो, कुछ पॉलिटिकल पार्टी उछलना शुरू कर दिए, मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा शुरू हो गए, क्योंकि उसको खुश करना है, क्योंकि वोट लेना है। ऐसे से जो जब हमको आपको समझ में आ रहा है कि वोट की राजनीति खेल रहे हैं, तो क्या देश को और जुडिशरी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो और उनमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। पॉलिटिकल बैन करने की जरूरत है ऐसे ऐसे लोगों को, तब लोग अंकुश लगाएंगे अपने वक्तव्य पे। खुश करने के लिए कुछ भी बोल दो। भाई राष्ट्र बड़ा है, खाली राष्ट्र सुरक्षित रही ये सेना की जिम्मेवारी है क्या? हमारी, आपकी, पॉलिटिकल पार्टीज की, सबकी जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है राष्ट्र सुरक्षित हो और राष्ट्र मजबूत हो, खाली सेना की जिम्मेवारी नहीं है ये। तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने पड़ेगी और कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन कीजिए कि राष्ट्रद्रोह क्या है, और उस पर सख्ती के साथ 1000 वोल्ट झटके के साथ आना है नीचे। तब देखता हूं मैं कैसे होता है। उस कश्मीर उदाहरण है, 370 क्या हुआ? कुछ हुआ? हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। भाई सरकार होती है। मैं जब जूनियर था तो मेरे एक सीनियर बॉस ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा बात, और अभी तक मेरे जहन में बैठा हुआ है। अब मैं 72 साल का हो गया हूं। उन्होंने कहा कि भाई बेटा, आर्मी एक बुलडोजर की तरह है, तुम कितना भी फन्ने खा हो, यदि आर्मी से पंगा लिया सीनियर बॉसेस से, तो बुलडोजर चलेगा तो तुमको ध्वस्त कर देगा। यू मे बी राइट, तुम हो सकता है सही हो, लेकिन सीनियर अफसर का बुलडोजर चलेगा तुम बच नहीं सकते। वही बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार बुलडोजर है, जब वो चलेगा आप बच नहीं सकते। आप कितने भी फन्ने खा हो जाए, खाली सरकार के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बाकी तो इट्स अ मैटर ऑफ ड्रिल, बाकी ड्रिल है, इंप्लीमेंटेशन है, करो इंप्लीमेंट।